Assalamu alaikum students, welcome to Alham Dynamic World. This is your biology teacher. Students बेटा हमने biology 9 chapter number 1 introduction to biology start किया है. आज हम इसका lecture number 3 पढ़ने वाले हैं. That is all about the relationship of biology with other sciences. कि biology का क्या दूसरी sciences के साथ relation है या नहीं है. बेटा बुक ये कहती है The relationship of biology with other sciences cannot be denied. कि biology का जो बाकी sciences के साथ जो relationship है उसे हम deny नहीं कर सकते, वो बिल्कुल exist करता है. Relationship of biology with other sciences cannot be denied. Biology का जो बाकी sciences के साथ ताल्लुक है हम उसे नकार नहीं सकते, हम उसे मना नहीं कर सकते क्योंकि वो exist करता है. क्योंकि बेटा जो फील्ड बायोलॉजी की है उसमें हम एनिमल्स की लाइफ के हर एस्पेक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं. जो बायोलॉजी है वो एक लिविंग इंडिविजुअल की बॉडी के हर एस्पेक्ट के बारे में, लाइफ के हर पॉइंट के बारे में बताती है कि एक एनिमल कैसे रिप्रोड्यूस करता है, एक एनिमल कैसे ग्रो करता है, एक एनिमल को फूड कितनी रिक्वायर है और उस फूड के साथ वो क्या करता है. नो डाउट उसकी सारी एस्पेक्ट को हम बायोलॉजी में पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि बायोलॉजी का बाकी साइंसेस के साथ रिलेशन नहीं है, क्योंकि वो है. आपको ये बात बताई गई थी कि जितने भी फील्ड्स हम पढ़ते हैं, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक है, ये सारी के सारी फील्ड का ओरिजिन जो है वो एक कॉमन है, वो साइंस है. तो जहां पर दो ब्रांचेस एक दूसरे से अलग होती हैं तो जिस पॉइंट से वो अलग होती है वहां पर उनका एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है. इस वजह से कहा जाता है कि बायोलॉजी की नहीं बल्कि बाकी सारी की सारी जो ब्रांचेस हैं वो भी एक दूसरे के साथ लिंक है. बायोलॉजी फिजिक्स के साथ लिंक है, बायोलॉजी मैथमेटिक्स के साथ लिंक है, बायोलॉजी इकोनॉमिक्स के साथ लिंक है, बायोलॉजी ज्योग्राफी के साथ लिंक है, बायोलॉजी केमिस्ट्री के साथ लिंक है. ये सारी की सारी फील्ड्स आपस में इंटरलिंक हैं. तो एक ऐसी फील्ड, एक ऐसी साइंस जिसमें दो या दो से ज्यादा बड़ी ब्रांचेस आपस में आकर मिलती हैं बेटा, हम उन्हें इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहते हैं. बेटा वो एरिया या वो साइंस जिसमें मोर देन टू साइंसेस एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं. मोर देन टू साइंसेस जिसमें दो या दो से ज्यादा जो साइंसेस हैं वो आपस में आकर अटैच होती हैं. तो उनके अटैच होने से, उनके कंबाइन होने से जो एक नई फील्ड बनती है, एक जो नई फील्ड ओरिजिनेट होती है बेटा, हम उस आने वाली नई फील्ड को इंटरडिसिप्लिनरी साइंस की कैटेगरी के अंदर लिखते हैं और उसे वहां पर समझा जाता है. एक सिंपल सी एग्जांपल बेटा हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे दो ब्रांचेस आपस में लिंक होती हैं. बेटा जब भी हम एक इंडिविजुअल की बॉडी में मूवमेंट्स की बात करते हैं, हम कहते हैं जी मूवमेंट ऑफ एनिमल्स. हम ये एक सिंपल एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं कि आखिर एनिमल्स में मूवमेंट का फिनोमेना किस तरह से लिंक है. अब देखिए बेटा चूंकि एनिमल्स आ गया तो इसका मतलब है ये है जी बायोलॉजी. यहां पर सारा जो कंसर्न है वो बायोलॉजी के साथ है. लेकिन ये जो मूवमेंट है, मूवमेंट में हम फिजिक्स के लॉज की बात करते हैं, लॉज ऑफ मोशन. और ये जो लॉज ऑफ मोशन है बेटा ये तो फिजिक्स में आते हैं. तो यहां पर फिजिक्स के लॉज अटैच हो रहे हैं बायोलॉजी के साथ. ये वो जगह है जहां पर ये और ये दोनों आपस में आकर कंबाइन कर रहे हैं. तो दोनों के आपस में कंबाइन करने से जो नई फील्ड बन रही है हम उसे इंटरडिसिप्लिनरी साइंस या IDS भी कहते हैं बेटा. तो इंटरडिसिप्लिनरी साइंस में दो ब्रांचेस आपस में लिंक होती हैं किसी एक पॉइंट पर. ये बायोलॉजी है और लॉज ऑफ मोशन फिजिक्स है. तो इन दोनों के अटैच करने से जो नई फील्ड बन रही है वो एक नई इंटरडिसिप्लिनरी साइंस होती है. और हम इस टॉपिक के अंदर बेटा कोई 5 के करीब इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस के बारे में बात करेंगे. हम ये देखेंगे कि ये जो 500 ब्रांचेस मैं आपको भी बताऊंगा, जो 500 इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस हैं उसमें बायोलॉजी बाकी साइंसेस के साथ कहां लिंक हो रही है और उनका
जो एप्लीकेशन है वो एक एनिमल की बॉडी में कहां पर है, हम उसे स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले बेटे हमारी इंटरडिसिप्लिनरी साइंस आती है जी बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स में हम क्या करते हैं, ये जो फील्ड है उसमें हम फिजिक्स के लॉज अप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स which are applicable to biological phenomena. The use of the principles of physics which are applicable to biological phenomena. तो बायोलॉजिकल फिनोमेना में अगर तो फिजिक्स के प्रिंसिपल्स अप्लाई होती हैं तो उनको पढ़ना जिस फील्ड के अंदर आएगा बेटा वो कहलाती है बायोफिजिक्स। मैं एक एग्जांपल के साथ इस बात को क्लैरिफाई करूंगा। एक तो आपको यहां पर ये बता दी मूवमेंट ऑफ एनिमल, एक और आपकी बुक डिस्कस करती है बेटा एनिमल्स में जो उनकी लिम्स होती हैं या उनकी जो बाजुएं होती हैं बेटा या उनकी जो लेग्स होती हैं उनकी मूवमेंट बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है, बिल्कुल ऑपोजिट है जिस तरह से फिजिक्स में लिवर की मूवमेंट है। लिवर्स की मूवमेंट, लिवर एक रॉड को कहते हैं बच्चों जो कि लिम्स की तरह मूव करता है। हमारी बोन्स बिल्कुल रॉड्स की तरह होती हैं, जैसे वो मूव करती हैं उनमें जिन एंगल्स पे हमारी बोन्स मूव करती हैं लिवर भी वैसे ही मूव करता है। आप गौर करें तो मैंने वर्ड यूज किया है एंगल्स का, और एंगल्स लिवर की मूवमेंट के ऊपर अप्लाई होते हैं और ये फिजिक्स है। लेकिन बिल्कुल पैरेलल तौर पर लिम्स की मूवमेंट भी होती है, तो दोनों चीजें बिल्कुल सेम हैं। जैसे लिवर मूव करता है एनिमल्स में लिम्ब मूव करते हैं। तो आप जिस फील्ड के अंदर इसे पढ़ते हैं, आप जिस फील्ड में फिजिक्स के प्रिंसिपल्स की बायोलॉजिकल फिनोमेना में एप्लीकेशंस देखते हैं, तो आप जिस फील्ड के अंदर होंगे बेटा वो होगा बायोफिजिक्स। तो दिस इज ऑल अबाउट द वन पॉइंट। नेक्स्ट का नाम आ जाता है जी बेटा बायोकेमिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। बायोकेमिस्ट्री दो चीजों का नाम है बेटा। केमिस्ट्री यूजुअली तौर पर हम कहते हैं कि हमारे पास कोई केमिकल है। वैसे जब भी बेटा हम केमिस्ट्री की टर्म यूज करते हैं हमारे माइंड में आता है जी कोई एसिड है, कोई बेस है, कोई एसिड है जैसा कि बैटरी में इस्तेमाल होता है। तो अब एसिड की टर्म हमारे माइंड में ये केमिकल है, कंपाउंड है। तो केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू केमिकल कंपाउंड्स, और दूसरा केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू द रिएक्शंस, जिसमें रिएक्शन है केमिकल कंपाउंड है। बायोकेमिस्ट्री में हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री ऑफ वेरियस केमिकल कंपाउंड्स, वेरियस केमिकल कंपाउंड्स एंड द केमिकल रिएक्शंस। केमिकल कंपाउंड्स के बारे में और हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं इन द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर हम केमिकल कंपाउंड और केमिकल रिएक्शंस की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। जिस फील्ड के अंदर बेटा हम होंगे वो कहलाती है बायोकेमिस्ट्री। अब मैं इसे पूरा समराइज करके आपको एक बार फिर बता रहा हूं, सुनिएगा। द ब्रांच that deals with the study of the chemistry of various chemical compounds and chemistry of various chemical reaction inside the body, inside a living organism, is known as the biochemistry. For example beta, the reaction named as the metabolism, मेटाबॉलिज्म प्लांट्स में अलग रिएक्शंस होते हैं, चूंकि हम इन्हें रिएक्शंस ही कहते हैं। प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होती है, एनिमल में रेस्पिरेशन होती है, ये दोनों रिएक्शंस हैं बेटा। एक मैंने कहा जी है फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनती है। इस ग्लूकोज का प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जी। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड, यहां से आया वाटर और उसके कंबाइन करने से बन गया। चलिए मैं यहां पर मेंशन करता हूं, ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर, ये दोनों केमिकल कंपाउंड्स हैं। इनके कंबाइन करने से बना है जी ग्लूकोज और साथ रिलीज हुई ऑक्सीजन। अब ये पूरा एक केमिकल रिएक्शन है। तो बायोकेमिस्ट्री में हमने कहा था केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना, जो मैंने आपके सामने मेंशन किया, और ये है फोटोसिंथेसिस में। और फोटोसिंथेसिस होती है एक एनिमल, एक प्लांट के अंदर एनिमल जो फोटोसिंथेटिक एनिमल्स होते हैं, लाइक साइनोबैक्टीरिया हैं, और प्लांट्स के केस में ये फिनोमेना है। और एनिमल्स में फिनोमेना है जी रेस्पिरेशन का, जिसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं बेटा, सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है। तो ये दोनों फिनोमेनास में केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व हैं, केमिकल कंपाउंड्स इन्वॉल्व हैं। अगर आप पर्टिकुलरली तौर पर सिर्फ फोटोसिंथेसिस को पढ़ रहे हैं,
पर्टिकुलरली अगर आप सिर्फ रेस्पिरेशन को पढ़ रहे हैं तो आप बायोलॉजी की जिस ब्रांच के अंदर होंगे या जिस इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड में होंगे वो कहलाती है बेटे बायोकेमिस्ट्री। तो ये दो हो गई, बायोफिजिक्स और बायोकेमिस्ट्री। थर्ड पे मूव करते हैं बेटा बायोमैथमेटिक्स, जिसे बायोमेट्री भी कहा जाता है। द यूज ऑफ मैथमेटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस को एनालाइज करने के लिए, उनको कैलकुलेट करने के लिए, उनको स्टडी करने के लिए मैथमेटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स को अप्लाई करना। द एप्लीकेशंस या अप्लायंसेस ऑफ mathematical tools and techniques for the biological processes or biological phenomena, this is known as the biomathematics। कि मैथ के रूल को अप्लाई करके आपने बायोलॉजिकल डाटा को समराइज करना है, कैलकुलेट करना है या उसे एनालाइज करना है। अब इस बात का मतलब आपको एग्जांपल से समझाता हूं। बेटा साइंस में जब एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है, वो एक्सपेरिमेंटल मॉडल के तौर पे जिस एनिमल को सेलेक्ट करता है, बिलफर्ज अगर उसने एक्सपेरिमेंट चिकन्स के ऊपर किया, बिलफर्ज अगर उसने एक्सपेरिमेंट माइसेस के ऊपर किया, तो वो कभी एक माइस नहीं लेता या कभी एक चिकन नहीं लेता, उसके बाद बहुत सारे माइसेस होते हैं, 100 माइस लगा लें। अब 100 माइसेस हैं और वो दिन में 3 टाइम उनकी रीडिंग लेता है। इसका मतलब है एक दिन में उसके पास 300 रीडिंग्स आ रही हैं और उसका एक्सपेरिमेंट चलता है जी 30 डेज और हर दिन उसके पास 300 वैल्यूज आ रही हैं। वो सारी की सारी वैल्यूज बायोलॉजिकल डाटा है जो कि एक्सपेरिमेंट के बाद ऑब्टेन हुई है। बायोलॉजिकल वैल्यूज को एनालाइज करना, बायोलॉजिकल वैल्यूज हैं क्योंकि वो एनिमल्स से ऑब्टेन हुई है, एनिमल्स को एक्सपेरिमेंट करके ऑब्टेन की गई हैं, एक्सपेरिमेंट के बाद वो मिली हैं। तो बायोलॉजिकल वैल्यूज एक्सपेरिमेंट्स के बाद मिली, इन सब को एनालाइज करने के लिए मैथमेटिकल टूल्स अप्लाई किए जाते हैं। चलें जी सिंपल और करते हैं। 300 वैल्यूज मल्टीप्लाई बाय 30, मतलब हमारे पास वैल्यू आ गई है तकरीबन को 3000 से ज्यादा, इतनी ज्यादा वैल्यू। अब मुझे उसमें से कोई एक चाहिए जो कि मैं आगे प्रेजेंट कर सकूं, तो मैं यहां पर मैथमेटिकल टूल्स एंड टेक्निक अप्लाई करूंगा। मैथ में एक फॉर्मूला आता है बेटा एवरेज का, कि आप उन सभी वैल्यूज को सम करें और उनके टोटल जितने वो नंबर्स हैं उन पे डिवाइड कर दें। सम ऑफ x डिवाइडेड बाय n, टोटल नंबर, उनको समेशन करके उनके टोटल नंबर से डिवाइड करना, वो एवरेज का फॉर्मूला जो है। अब वो फॉर्मूला किसी फिजिक्स में नहीं आता, वो किसी केमिस्ट्री में नहीं आता, बल्कि वो मैथ के अंदर आता है। तो मैथ का फॉर्मूला इस्तेमाल करके वैल्यूज को डिराइव करना, ये फिनोमेना, ये मेथड जिस फील्ड के अंदर फॉल करता है बेटा, हम उसे बायोमैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं बेटा। तो मैथ का फॉर्मूला अप्लाई करके बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज किया गया, कंक्लूड किया गया, इसी को बेटे बायोमैथ्स कहा जाता है। फोर्थ वन है बेटे हमारे पास बायोजियोग्राफी। अब ये 3 टर्म्स हैं बेटा। पहली टर्म होगी बायो, फर्स्ट वन इज द बायो रिलेटेड टू एनिमल। सेकंड वन इज द जियो, जियो का मतलब होता है बेटा अर्थ, और ग्राफी का मतलब होता है ग्राफ्स, चार्ट्स, मैप्स। ये तो अगर इनमें सभी को कंबाइन करूं, अर्थ के ग्राफ, आखिरी 2 बातें, अर्थ के ग्राफ और बायो का मतलब है लाइफ। एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अर्थ के ग्राफ के ऊपर देखना, ये कहलाता है बेटा बायोजियोग्राफी। अब इसकी वो डेफिनेशन जो बुक में लिखी है, द फील्ड व्हिच इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ द occurrence and distributions of living organism on the different geographical regions of the earth। अर्थ के मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन्स पर एनिमल्स की अक्रेंस के बारे में देखना और उन एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ना। द अक्रेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन द डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ अर्थ, दैट फील्ड इज नोन एज अ बायोजियोग्राफी। उससे बेटे बायोजियोग्राफी के नाम से जाना जाता है। अब मेरे पास एक मैप है जी, और अगर मैं उस मैप को अच्छी तरह रीड कर सकता हूं, उस मैप के ऊपर मेरे पास जो जियोग्राफिकल रीजन है, जिस तरह कॉन्टिनेंट्स होते हैं, जिस तरह 7 कॉन्टिनेंट्स है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, एंटार्क्टिक, ऑस्ट्रेलिया, तो ये जो 7 कॉन्टिनेंट है, बिल्कुल वैसे ही कुछ जियोग्राफिकल रीजन्स होते हैं। उन जियोग्राफिकल रीजन्स के ऊपर अगर मैं आपको एनिमल्स के जो सिंबल्स हैं
या जो उनकी पिक्चर्स हम वो ड्रॉ करके आपको वो मैप देता हूं तो आपको फौरन अंदाजा हो जाएगा कि ये इस इलाके में ये वाला जो एनिमल है वो ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मैं एंटार्कटिक रीजन्स की बात करता हूं, उस जियोग्राफिकल रीजन की बात करता हूं, उस कम्युनिटी की बात करता हूं, उस एनवायरनमेंट की बात करता हूं, वहां पे टेम्परेचर बिलो फ्रीजिंग होता है। अब वहां पर वो एनिमल सर्वाइव करते हैं बच्चों जिनकी फर बहुत थिक होती है, इनकी जो स्किन है बहुत मोटी होती है, जैसे कि पोलर बियर्स हैं। अब अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूं कि पोलर बियर कहां पर है तो मैं उन्हें ना नॉर्थ अमेरिका पे लगाऊंगा ना साउथ अमेरिका, ना मैं किसी कॉन्टिनेंट पे नहीं लगाऊंगा, मैं डायरेक्टली उसे सिर्फ एंटार्कटिक रीजन पे लगाऊंगा और आप देख के समझ जाओगे कि ये एनिमल यहां पाया जाता है। तो अर्थ के मैप के ऊपर एनिमल की अक्रेंस और उनकी डिस्ट्रीब्यूशंस को बताना ये कहलाता है बेटा बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी की एक सबसे बड़ी प्रॉपर्टी कि इस मेथड को अप्लाई करके आप इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर सकते हो। ये जो बायोलॉजिकल या बायोजियोग्राफिकल डाटा है आप उसको अप्लाई करके उसके इंप्लायंसेस से आप किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाने वाले एनिमल के कैरेक्टर को बता सकते हो। जैसे मुझे पता है जी एंटार्कटिक रीजन के कैरेक्टर क्या है जी, वहां पे सर्दी बहुत होती है, बहुत ठंड है वहां पे। अब वहां पे मेरे माइंड में आएगा कि जो एनिमल रह रहे हैं उनकी बॉडी ऐसी होनी चाहिए जो उसको उस एनवायरनमेंट के अंदर बचाती हो, उसको सेव करती हो, उसे सर्दी से बचाती हो, उसकी बॉडी से जो मटेरियल्स हैं वो बाहर ना जाते हो, वाटर बाहर ना जाता हो या बाहर से बॉडी में ना आता हो, हीट बाहर ना जाती हो, हीट बाहर से अंदर ना आती हो। तो ये फिनोमेना जो है वो स्टडी करना। अब देखिए वहां के कैरेक्टर्स को मैंने एनिमल्स के कैरेक्टर्स के साथ कंपेयर करके कंक्लूड कर लिया, तो आप बायोजियोग्राफिकल डाटा में जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल्स हैं उन्हें कंक्लूड कर सकते हो, उन्हें ड्राइव कर सकते हो, उसका पता लगा सकते हो। तो ये बायोजियोग्राफी की एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है बेटा। लास्ट वन है हमारे पास बेटा बायो इकोनॉमिक्स। बायो मीन लाइफ, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है बेटा समथिंग रिलेटेड टू रुपीज। वो रुपीज से फायदा भी हो सकता है, मनी भी हो सकती है, नुकसान भी हो सकता है, आपको उस मनी से प्रॉफिट भी है, लॉस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बायो इकोनॉमिक्स, द स्टडी ऑफ लिविंग इंडिविजुअल बाय इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ऑर्गेनिजम्स को पढ़ना, लिविंग स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनिमल्स को स्टडी करना, ये बेटा जिस फील्ड के अंदर फॉल करता है हम उसे बायो इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, नफा या नुकसान, प्रॉफिट या लॉस के रेफरेंसेस से एनिमल्स को पढ़ना या प्लांट्स को पढ़ना बेटा ये कहलाता है बायोजियोग्राफी। एक एग्जांपल हम करते हैं, हमें इससे ज्यादा समझ आएगी। हम देखते हैं बेटा दो स्पीशीज हैं, चलें आजकल की जो लाइव एग्जांपल चल रही हैं, आजकल के एनवायरनमेंट में बात करते हैं। दो कंडीशंस है बेटा, एक साइड पर है जी मेरे पास प्लांट्स और एक साइड पर है मेरे पास ही एनिमल्स। अब अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं बेटा तो मैं यहां पर एक क्रॉप लगाता हूं, चाहे वो कॉटन की है चाहे वो किसी भी चीज की है, और यहां पर मैं एनिमल्स में बिलफर्ड से मैं जी कैटल सेलेक्ट कर लेता हूं, कैटल्स की मैं बात कर लेता हूं। अब बेटा मेरे पास ये दो अलग अलग स्पीशीज हैं, प्लांट्स की भी हैं एनिमल्स की भी हैं। इस क्रॉप को ग्रो करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे वाटर चाहिए, सॉइल चाहिए जो फर्टाइल होनी चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए जो कि बहुत जरूरी है, इसके अलावा मुझे स्प्रेस चाहिए जो कि इंसेक्ट्स को रिमूव करें, ऐसे केमिकल्स चाहिए जो मेरी क्रॉप को जल्दी ग्रो करवाएं, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जो एनवायरनमेंट सूटेबल कंडीशन सप्लाई करें, ये सारी चीजें मुझे इसमें सप्लाई करना पड़ेंगी। अब वो सारी चीजें लगा के जो मेरे पास बेटा कॉस्ट मैंने की है, जितने पैसे मैंने कॉस्ट में लगा दिए, बिलफर्ड्स मेरे लग गए हैं जी 2.5 मिलियन, तकरीबन बेटा मेरा 25 लाख रुपया लग गया बिलफर्ड्स। 2.5 मिलियन काफी एक्सपेंसिव आप समझ ले बेटा जी, ये क्रॉप मैंने उगा दी है। अच्छा ये 2.5 मिलियन मेरा लग गया। अब आफ्टर दी हार्वेस्टिंग मैं जो लेबर होगी, जो मैंने मजदूर लगाए होंगे, उनकी पेमेंट्स को मैं कैलकुलेट करूंगा, वो भी कॉस्ट में मैं डालूंगा। अब ये जो 2.5 मिलियन है मैं उस सारी की सारी क्रॉप्स को सेट करके मार्केट में सेल करता हूं। अगर वो मार्केट में सेल होती है बिलफर्ड्स 2 मिलियन की, 2 मिलियन मुझे अर्न हुआ,
लेकिन मेरा लग गया था 2.5 मिलियन, मतलब 0.5 मिलियन मुझे नुकसान हो गया। अब नुकसान को कैलकुलेट मैंने किया, हर स्टेप पे मैंने कॉस्ट वैल्यूज निकाली, प्रॉफिट वैल्यू निकाली। तो कॉस्ट वैल्यू और प्रॉफिट वैल्यू को जब मैं मर्ज करके देखता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ। इस कंडीशन में प्लांट्स लगाना मेरे लिए नुकसानदेह साबित हो गया। इसका मतलब है कि जी मैं प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरी कंडीशन है जी कैटल्स। कैटल्स क्या है जी, मैंने पहले कैटल्स जो एनिमल्स उनको परचेज किया, उनको मैंने रोज का जो चारा है, उनका जो रोज की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया, मैंने मैन पावर इस्तेमाल की। अब वहां पर मेरा लग गया जी 1 मिलियन बिल्फर्स, और एट द एंड ऑफ द सीजन मैंने इन्हें सेल आउट किया, और सेल आउट करने के बाद बिल्फर्स ही मुझे ऑब्टेन हो गया 1.5 मिलियन। इसका मतलब है कि मुझे 0.5 मिलियन का फायदा हुआ। यहां पहली कंडीशन में मुझे 0.5 मिलियन लॉस हुआ, इस कंडीशन में मुझे फायदा हुआ। एक ऐसी फील्ड जिसमें मैं एनिमल्स या प्लांट्स को इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, फायदे या नुकसान की बेस पे देखूं, तो जिस फील्ड के अंदर बेटा मैं फॉलो करूंगा वो बायो इकोनॉमिक्स है। इसका मतलब है कि पहली कंडीशन में नुकसान दे, दूसरी कंडीशन में मुझे फायदा। इसका मतलब है कि मैं क्रॉप्स अच्छी नहीं उगा सकता, मैं एनिमल्स रख के फायदा कमा सकता हूं। अगर ये भी नहीं तो मैं टीचर ही ठीक हूं जो मैं हूं। तो एट द एंड बात ये हुई बेटा कि एनिमल्स को इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, ये कहलाता है बेटा जी बायो इकोनॉमिक्स। तो बेटा ये टोटल 5 जो हमारी इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस थी जिन्हें हमने आज के लेक्चर में बेटा डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेटा हम डिफरेंट करियर्स ऑफ बायोलॉजी की बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, तब तक अल्लाह हाफिज।